Hello everyone, how are you? Welcome to your own YouTube channel. Welcome to my island. तो लास्ट सेशन में हम लोग बाइंडिंग कर रहे थे, डुअल बाइंडिंग, सिंगल बाइंडिंग जो भी था वो यूज़ किए थे। और आज हम देख रहे हैं, पहले से बिग ही खोल रखा हूँ मैं, चूँकि एंगलर का नया रिलीज़ आ गया है और वो हमारा एंगलर 10 है। लास्ट जो हम लोग यूज़ किए थे लास्ट वीकेंड पे वो एंगलर 9 था और 24 जून को एंगलर 10 रिलीज हो गया। तो आज जो एप्लीकेशन हम लोग बनाएंगे वो एंगुलर 10 में होगा और एक दो चीज़ देखेंगे बेसिक सा जो एंगुलर 10 में चेंज कर दिया गया है। जैसे डेवलपमेंट बिल्ड हम बनाते थे या प्रोडक्शन बिल्ड बनाते थे तो उसमें क्या चेंजेस आया है। तो बेसिकली एंगुलर 10 में फीचर्स में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है। इकोसिस्टम्स जो एंगुलर का है, जो इंटरनल एंगुलर का स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेज आया है। ऑब्वियसली टाइप स्क्रिप्ट का जो वर्जन होगा वो चेंज हो गया होगा। आर एक्स जे एस जो होगा वो चेंज हो गया होगा। जो कोड लाइब्रेरी होगा उसका नंबर 9 पॉइंट समथिंग था वो चेंज होकर 10 पॉइंट हो गया होगा। फीचर साइड से बेसिक ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। तो क्विकली हम लोग एक बार देखेंगे कि जो हमारा बिल्ड बनता है, जो डेवलपमेंट बिल्ड है, प्रोडक्शन बिल्ड है, उसमें क्या चेंजेस आया है। उसके बाद बाइंडिंग में दो क्वेश्चन था लास्ट सेशन में, रेडियो बटन और सेलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट जो बनता है उसका बाइंडिंग कैसे करेंगे, उसको कैसे हैंडल करेंगे एंगुलर में। और उसके बाद हम लोग आज बात करेंगे एक स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव की, जिसमें एन जी फॉर, जो कि पहले भी हम लोग यूज़ कर चुके हैं, एन जी फॉर, एन जी इफ, एन जी स्विच का यूज़ करेंगे। या बेसिक सा पाइप वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। पाइप यानी फिल्टर, डेटा का फॉर्मेटिंग या ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक एप्लीकेशन मैंने पहले से बना रखा है ताकि जब एनजी से बनाते हैं एप्लीकेशन, एनजी न्यू, उस टाइम पे थोड़ा टाइम लगता है मॉड्यूल डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने में। इसलिए मैंने पहले से बना रखा है। लास्ट सेशन तक हम लोग 3 ऐप बनाए थे, डेमो ऐप 3 तक, और एक मैंने आज बना रखा है डेमो ऐप 4 हाइफन एन जी 10। बेसिकली इसको एंगुलर 10 में बनाया गया है, इसलिए मैंने फोल्डर में ही नाम लगा दिया था एन जी 10। अब इसको अगर एक्सपेंड करके देखें, पहले से ही मैंने इसका बिल्ड भी बना रखा है, क्योंकि पहले से हम लोग जानते हैं कैसे बिल्ड बनाया जाता है, एन जी स्पेस बिल्ड। और प्रोडक्शन बनानी हो तो एन जी स्पेस बिल्ड स्पेस हाइफन हाइफन prod। तो जब पुराना वाला बिल्ड हम लोग बनाते थे, चाहे वो डेवलपमेंट का बिल्ड हो या फिर प्रोडक्शन का बिल्ड हो, उसमें जेएस दो तरह का बनता था। एक ES5 के लिए बनता था और एक ES6 या फिर लेटेस्ट के लिए बनता था। जैसे यहाँ पे अगर देखें, मेन हाइफन ES2015 या फिर मेन हाइफन ES5.js, मीन्स दो दो फाइल बनता था, एक पुराने ब्राउज़र को सपोर्ट करने के लिए और एक लेटेस्ट ब्राउज़र के लिए। मैप फाइल सिर्फ डेवलपमेंट में बनता है, डिबगिंग में वो हेल्प करता है। .ts फाइल को डायरेक्ट हम डिबग कर सकते हैं, डेवलपमेंट पे, प्रोडक्शन पे नहीं कर पाएंगे, और वो डिबगिंग संभव हो पाया है ड्यू टू मैप, डॉट मैप फाइल के कारण। तो ये 3 फाइल बनता था डेवलपमेंट में। तो बेसिकली 2 फाइल था, एक था हमारा ES6 या लेटेस्ट वर्जन के लिए, दूसरा पुराने वाले के लिए। अगर हम लास्ट लेटेस्ट एंगुलर 10 वाले बिल्ड को देखें, इसमें भी 2 मैंने बनाया था, एक प्रोडक्शन के लिए और एक डेवलपमेंट के लिए। तो अच्छा, ये पुराना है, एक बार इसको डिलीट कर लेते हैं। डिलीट। इस डेवलपमेंट वाले बिल्ड को मैंने डिलीट कर दिया है और क्विकली एक बार इसको, इसका बिल्ड बनाएंगे। ये डेमो एप्लीकेशन है, इसमें कोड मैंने कुछ भी नहीं किया, जो बाई डिफ़ॉल्ट बन के आता है वही है। आई मीन इसका अगर HTML देखें तो सिर्फ टाइटल को प्रिंट करना है, और TS फाइल में अगर देखेंगे तो टाइटल में सिंपल सा एक वैल्यू रखा हुआ है, डेमो ऐप 4 हाइफन एन जी 10, और इसका बिल्ड बनाते हैं। सेव। CMD। CMD विंडो ओपन है और यहाँ से बिल्ड, डेवलपमेंट बिल्ड ही बना रहा हूँ, तो एन जी स्पेस बिल्ड।
और ये बिल्ड बनाने में थोड़ा टाइम लेगा, तब तक डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली एंगुलर 10 में ES5 के सपोर्ट को डिसेबल कर दिया है बाय डिफ़ॉल्ट। यानी एंगुलर 10 पे जब हम बिल्ड बनाएंगे तो उसमें सिर्फ ES6 और लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट का सपोर्ट है। पुराने वाले ब्राउज़र्स का जो था ES5 का JS फाइल, वो सारे फाइल को अब जनरेट नहीं किया जाता है, जिससे हमारा जो कंप्लीट बंडल का जो साइज़ होगा वो थोड़ा मिनिमाइज हो गया है, छोटा हो गया है, जिससे परफॉर्मेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा एप्लीकेशन का। ये बिल्ड चल रहा है, तब तक एक कमांड और देख लें। एंगुलर का एक कमांड हम यूज़ कर सकते हैं, npx ब्राउज़र्स लिस्ट। और ये कमांड बताता है कि ये जो हमारा एंगुलर का एप्लीकेशन ये उस फोल्डर में चलते हैं। एप्लीकेशन में जाने के बाद उस कमांड को चलाना है, तो डेमो ऐप 4-ng10 एंड देन npx ब्राउज़र्स लिस्ट। तो ये npx स्पेस ब्राउज़र्स लिस्ट बताएगा कि ये जो हमारा एंगुलर का एप्लीकेशन है वो किस किस मेजर ब्राउज़र्स को सपोर्ट करेगा। तो ये ब्राउज़र्स का लिस्ट हम देख भी सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये एंगुलर 10 का जो एप्लीकेशन है वो बता रहा है कि वो क्रोम 89 को सपोर्ट करेगा, एज 83, एज 83, एज 81, और सिमिलरली फायरफॉक्स या फिर iOS या फिर सफारी। मैक पीसी जो होता है उसमें सफारी ब्राउज़र्स होता है, और आईफ़ोन या आईपैड वगैरह जो यूज़ करते हैं उसमें iOS होता है। एंड्रॉयड के लिए सेम ही है, एंड्रॉयड के लिए क्रोम ही यूज़ होता है, एंड्रॉयड मोबाइल पे या फिर विंडोज़ पे भी हम लोग क्रोम यूज़ करते हैं। तो ये ब्राउज़र्स का लिस्ट है, जो ये करंट हमारा एंगुलर एप्लीकेशन है वो इसको सपोर्ट करेगा। इसमें हम देख सकते हैं IE नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का सपोर्ट इसमें नहीं है, जो एंगुलर 10 की एप्लीकेशन है। अगर एंगुलर 9 वाले एप्लीकेशन को देखेंगे तो उसके लिस्ट में IE भी मिल जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर का सपोर्ट मिल जाएगा। बेसिकली इसके लिए एक फ़ाइल बनी पड़ी होती है, उसमें लिस्ट हम जब चाहे चेंज कर सकते हैं, और वो जो लिस्ट है हमारे एप्लीकेशन के अंदर, एप्लीकेशन में अगर आए तो ये एक फ़ाइल दिखेगा डॉट ब्राउज़र्स लिस्ट RC। इस फाइल पे अगर क्लिक करें तो इसमें बताया होता है कि किस ब्राउज़र्स को सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे बता रहा है कि लास्ट वन क्रोम ब्राउज़र का जो लेटेस्ट वर्जन होगा उसको सपोर्ट करना है। सिमिलरली फायरफॉक्स का, एज का, सफारी का, iOS का करना है। लास्ट में अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट IE 9 to 11, यानी ये इंटरनेट एक्सप्लोरर को सपोर्ट नहीं करेगा, लिस्ट से इसको हटा दिया गया है। लेकिन हम चाहते हैं कि एंगुलर 10 में भी IE का सपोर्ट हो, तो उस केस में ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली इस नॉट को हटा देना है। अगर इस नॉट को हटा देंगे तो ये IE को भी सपोर्ट करना शुरू कर देगा, यानी तब जो हम बिल्ड बनाएंगे उस बिल्ड में ES5 वाली फाइल्स भी जनरेट होगी। बाय डिफ़ॉल्ट 10 में वो जनरेट नहीं होता है, क्योंकि एंगुलर 10 में ये चेंजेस कर दिया गया है, IE को हटा दिया गया है, जिसके कारण हमें ES5 वाले फाइल्स की ज़रूरत नहीं है। एक बार बिल्ड अगर बन जाए तो, हाँ बिल्ड बन चुका है, तो एक बार देख लेते हैं क्विकली। क्रोम्स का यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? किसी सिस्टम में होता है ना, पुराना वर्जन क्रोम रहता है, हाँ 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 इसमें लास्ट लिखा हो लास्ट लेटेस्ट वर्जन, बट सभी सिस्टम में लेटेस्ट वर्जन नहीं होता, किसी में होता है ओल्ड वर्जन रहता है। हाँ राइट, लेकिन क्रोम हमारा लेटेस्ट, मतलब ओल्ड क्रोम भी जो है वो भी एंगुलर के लेटेस्ट फीचर्स को सपोर्ट करता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि क्रोम ये लेटेस्ट क्रोम को सपोर्ट कर रहा है, मतलब बाई डिफ़ॉल्ट उसको कंसीडर करके चल रहा है ये। लेकिन पुराना वाला भी हम क्रोम यूज़ करें तो उसमें हमारा एंगुलर का एप्लीकेशन चल जाएगा, क्योंकि क्रोम में बहुत स्टार्टिंग में ही, मतलब क्रोम में वो जो लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाता है, तो क्रोम पे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और सिमिलरली एज में भी होता है और फायरफॉक्स में भी हो जाता है, तो हमें उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बेसिकली IE में नहीं चलता था लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट 6 वगैरह, तो उस केस में हमें पॉलीफिल्स तो खैर है हमारे पास, पॉलीफिल्स के थ्रू हम कर सकते हैं।
मतलब पॉलीफिल्स के थ्रू लेटेस्ट फीचर्स चलता भी था, बट बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट से वो उसको हटा दिया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब इसको यूज़ भी नहीं करते हैं। तो एक्स्ट्रा जो बंडल साइज़ हमारा इंक्रीज़ हो जाता था, क्योंकि ये जो ईएस वाली फ़ाइल बन रही है ना, पुराने वाले में डेमो ऐप में अगर देखें तो मेन हाइफन es5.js बनता था। तो ये एक्स्ट्रा बर्डन था एक तरह से। अगर हम हमारा एप्लीकेशन लेटेस्ट ब्राउज़र पे चल रहा है तो उस केस में भी ये सारी फाइल हमारे एप्लीकेशन सर्वर पे लोड करना पड़ता था। लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उसको हटा दिया गया है बाई डिफ़ॉल्ट। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, पुराने वाले पे भी सपोर्ट देना है, लेटेस्ट एंगुलर का एप्लीकेशन हो लेकिन पुराने वाले पे भी चले। तो पुराने वाले के लिए ये es5.js इम्पॉर्टेंट था। तो वो चीज़ हमें चाहिए होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वही मैं बता रहा था अभी, कि उसके लिए हमें ब्राउज़र्स लिस्ट आरसी में जाना है और यहाँ से इस नोट को हटा देना है। अगर इस नोट को हटा देंगे तो IE पे भी हमारा एप्लीकेशन चलेगा, यानी चूंकि es5.js वाली फाइल बनेगी तो IE पे भी चलेगा, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट 5 होगा। लेकिन बाई डिफ़ॉल्ट एंगुलर 10 में वैसा नहीं जनरेट होता है। देख लेते हैं क्विकली अभी जो जनरेट की। अगर यहाँ पे देखें तो वो सारी चीज़ें हट गई, मतलब मेन डॉट जेएस है, फिर पॉलीफिल्स डॉट जेएस है। लेकिन पुराने वाले ऐप को अगर देखें, 3 हो गया या 1 हो गया, कोई भी 3 जो बनाए थे हम लोग, तो इसमें हाइफन उसके बाद वर्जन था es5.js या फिर es2015.js। बट ये वर्जनिंग का कंसेप्ट हटा दिया गया एंगुलर 10 में। यानी बाई डिफ़ॉल्ट एंगुलर 10 मान के चल रहा है कि हमारा जो एप्लीकेशन एक्सेस किया जाएगा वो लेटेस्ट ब्राउज़र पे ही किया जाएगा। बट लेटेस्ट का मतलब ये नहीं कि एकदम लेटेस्ट वाला ही चले। मतलब बेसिकली सिर्फ हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि आईई को जो लेके चल रहे थे हम लोग पुराने वाले एप्लीकेशंस में, अब आईई को लेके नहीं चल रहे। तो मेरे ख्याल से आईई बहुत कम लोग ही यूज़ करते हैं लेटेस्ट एप्लीकेशन के लिए। लीगेसी एप्लीकेशन है, पुराना एप्लीकेशन है, अगर ASP डॉट नेट वगैरह पे बना रहता है तो लोग उस केस में यूज़ करते हैं। तो ये एक चेंजेस था एंगुलर 10 में। बट मैंने ये बता दिया कि कैसे, अगर हमें ES5 वाली फाइल चाहिए तो सिंपली नोट को हटा देना है। अगर नोट को हटा के फिर से बिल्ड बनाएंगे तो es5.js वाली फाइल जनरेट हो जाएगी, लेकिन हम उसे लेके नहीं चलेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था। अगर प्रोडक्शन वाली बिल्ड बनाएंगे तो भी वैसा ही होगा। तो एंगुलर 10 के कारण बंडल का जो साइज़ है, जो टोटल एंगुलर एप्लीकेशन का जो साइज़ होता था वो अब छोटा हो गया एंगुलर 10 के कारण। ठीक। अब जंप करते हैं हम लोग बाइंडिंग वाले पे। लगभग सारे लोग बना चुके होंगे, बट स्टिल एक बार रेडियो बटन या फिर सेलेक्ट को क्विकली हम लोग देखते हैं और उसके बाद स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव पे चलेंगे। इससे अच्छा, पहले एक आप क्वेश्चन है सर, बिफोर जंप ऑन दिस। बताइए। ये मतलब ये एंगुलर 10 आ गया तो कैसे हम लोग मतलब क्लियर करेंगे नया प्रोजेक्ट, वो 10 से स्टार्ट होगा, मतलब कि जैसे हम लोग नोड इंस्टॉल किए, प्रोसेस जो है और नया हम्म। प्रोजेक्ट बनाने का, तो हम लोग मतलब वो कमांड प्रॉम्प्ट पे मतलब लिखते हैं, मतलब क्रिएट हम्म। करते हैं प्रोजेक्ट। तो ओके। नया वर्जन है कि नहीं, कैसे, मतलब कुछ क्या टेक्निक है क्या अच्छा, उसका? हाँ समझ गया मैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो सिस्टम पे एंगुलर 10 इंस्टॉल करना पड़ेगा, या अपग्रेड कर सकते हैं हम। तो एंगुलर 10 इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, npm, मैं एप्लीकेशन में ही लिखता हूँ, थोड़ा बड़ा दिखेगा, कमेंट। बेसिकली सबसे पहले एंगुलर का लेटेस्ट CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड है npm i, सेम कमांड यूज़ करना है, -g, उसके बाद एंगुलर एंड देन CLI। ये सिस्टम पे एंगुलर 10 इंस्टॉल कर देगा। कमेंट करता हूँ इसको। मेरा सिस्टम उतना स्मूथ नहीं चल रहा। तो ये कमांड से हम एंगुलर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद जब कोई नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, ng स्पेस न्यू देन प्रोजेक्ट का नेम, तो एंगुलर 10 में ही बनेगा। वो कैसे पता करेंगे कि वो एंगुलर 10 का है या 9 का है या 8 का है या 7 का है? तो अगर कोड, सोर्स कोड हमारे पास है तो एक आसान तरीका है, पैकेज डॉट जेसन पे जाना है और यहाँ से एंगुलर का कोड लाइब्रेरी चेक करना है। ये तो एंगुलर एनिमेशन 10, एंगुलर कॉमन, ये कोर लाइब्रेरी है, ये भी 10, सारा ऑलमोस्ट 10 ही है। तो बिकॉज 10 हमने इंस्टॉल कर लिया है, तो ये पैकेज डॉट जेसन से देख सकते हैं। अगर आपके पास कोड नहीं है, एप्लीकेशन ऑलरेडी सर्वर पे डिप्लॉय है, वो कैसे पता चलेगा? तो एप्लीकेशन खोलना है और उसके बाद
इंस्पेक्ट करना है उसको राइट क्लिक करके। पता नहीं क्यों बट आज थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा। तो किसी भी सिस्टम में एट ए टाइम एक ही एंगुलर का वर्जन रहता है। नहीं, अलग, हाँ, ग्लोबल तो एक ही रहेगा, लोकल एप्लीकेशन हम अलग अलग कर सकते हैं। वो नेक्स्ट में बताने वाला था, एक बार ये चल जाए, थोड़ा स्लो चल रहा है। बेसिकली सपोज कीजिए कि आप नया एप्लीकेशन बना रहे हैं तो फिर ठीक है, हम नया एंगुलर इंस्टॉल करके काम चला लेंगे। बट सपोज कि आपने ऑलरेडी डेवलपमेंट शुरू कर दिया है, 1-2 सप्ताह से काम कर रहे हैं, तो अब नया एप्लीकेशन तो हम बनाएंगे नहीं, पुराने एप्लीकेशन को ही हम चाहेंगे कि अपग्रेड कर लें। तो उस केस में CLI तो फिर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें, जो ग्लोबली हम इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद जो हमारा प्रोजेक्ट होगा, नया प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करना है, जो पुराना प्रोजेक्ट होगा उस प्रोजेक्ट फोल्डर में जाना है और उसके बाद कमांड चलाना है ng अपडेट, उसके बाद एंगुलर CLI। हमारे प्रोजेक्ट का जो CLI है उसको अपडेट करेगा ये, और सिर्फ CLI अपडेट नहीं करना पड़ेगा, पूरा कोड लाइब्रेरी भी अपडेट करना पड़ेगा। तो दो चीज़ एक साथ अपडेट कर सकते हैं। इसको 2 लाइन में भी लिख सकते हैं, ng अपडेट @angular/CLI एंड देन अगेन ng अपडेट angular/core, और एक साथ में अगर दोनों करना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे प्रोजेक्ट में चलाना पड़ेगा, मतलब न्यू प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट है उसमें ये चला देना है, तो ये काम कर जाएगा, ये अपडेट कर देगा उसको। और ग्लोबली जो हमारा एंगुलर है उससे पहले उसको अपडेट कर लेना है, तो उसको अपडेट करने के लिए डायरेक्ट हम इंस्टॉल का कमांड चला सकते हैं ये। तो इससे हमारा जो ग्लोबल एंगुलर है वो अपडेट हो जाएगा, और इससे जो हमारा लोकल यानी प्रोजेक्ट के अंदर जो एंगुलर है उसको ये अपग्रेड कर देगा। एंगुलर 9 या 8 पे बना है तो उसको वो 10 पे ले आएगा। तो ये 2 कमांड है। हाँ, पैकेज डॉट जेसन से पता चल जाएगा। और अगर कोई बंदा ऑलरेडी बना के डिप्लॉय कर रखा है सर्वर पे, तो उसको कैसे चेक करेंगे? तो बेसिकली एप्लीकेशन वो बता देता है, जब इंस्पेक्ट करेंगे तो वो एंगुलर का वर्जन दिखाता है। एक पुराना जो वर्जन होगा उसमें कोई भी लाइब्रेरी जो डिप्रिकेटेड हो गया और यहाँ पे सिर्फ अपडेट करने से ही हो जाएगा सब कुछ। नहीं, उसको हटाना पड़ेगा। अगर पुराना कोई लाइब्रेरी डेप्रिकेट हो गया है तो नया वाला जो लाइब्रेरी आया होगा, अगर उसका कंपेटिबिलिटी बैकवर्ड सपोर्ट अगर है तो चल जाएगा, अगर सपोर्ट नहीं है तो फिर उसको हटाना पड़ेगा, पुराने वाले लाइब्रेरी को निकाल के नया यूज़ करना पड़ेगा, ओके। अदरवाइज एरर देगा, मतलब ब्रेकिंग। लेकिन इन जनरल एंगुलर की टीम ब्रेकिंग चेंजेस नहीं करता है, खास करके जो एंगुलर का लाइब्रेरी होगा उसमें ब्रेकिंग चेंजेस नहीं रहता है, बहुत कम रहता है। बहुत पहले एक बार आया था RxJS में, उसके बाद से ब्रेकिंग ऑलमोस्ट नहीं ही दिया है। बट थर्ड पार्टी लाइब्रेरी अगर यूज़ कर रहे हैं और वो अगर सपोज कि एंगुलर 4 का है और आप एंगुलर 10 यूज़ कर रहे हैं और उसमें एंगुलर 10 जो चीज़ उस जो लाइब्रेरी है उसमें 4 एंगुलर 4 पे बनाया और उस समय किसी ने किसी पैकेज को उसने यूज़ किया, और वो चीज़ अगर एंगुलर से डेप्रिकेट कर दिया गया है तो फिर ऑब्वियसली वो पैकेज नहीं चलेगा, उसका अपडेटेड इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर अपडेटेड उसका अवेलेबल नहीं है उसके साइट पे या npm पे मिल जाता है, अगर नहीं है तो उस केस में उसको हटाना पड़ेगा, उसको रिमूव करके दूसरा अगर कोई ऑल्टरनेटिव है तो उसको यूज़ करना पड़ेगा। अब ये हमारा एंगुलर का एप्लीकेशन है, एक बार इसको इंस्पेक्ट करें। तो यहाँ पे ng वर्जन करके दिखाता है, जो रूट एलिमेंट है हमारा ऐप रूट, और यहाँ पे ये बता रहा है कि एंगुलर का जो वर्जन है वो 10.0.1 है। तो इस तरह से किसी भी एंगुलर एप्लीकेशन का वर्जन हम चेक कर सकते हैं, एंगुलर 1 का हो या 2 का हो, दोनों में दिखाता है। इसको क्लोज कर लिए, इसमें कुछ console में जाके वर्जन डालते शायद आता है। साउंड ब्रेक हो गया, साउंड console में भी वर्जन टाइप करने से वर्जन बताता है। अच्छा, हाँ, मुझे तो समझ आ गया, बाकी लोग को नहीं समझ आया होगा क्योंकि साउंड आपका बिल्कुल ब्रेक हो रहा है, मतलब एकदम क्लियर नहीं आ रहा है। क्या क्वेश्चन था?
स्क्रीन को दो भाग में तोड़ रहे हैं। ताकि एक साथ कोडिंग और आउटपुट दोनों दिखे। और इसको सेकेंड वाले मॉनिटर पे खींचता हूँ, इसको भी। ठीक है, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं जो हमारा रेडियो बटन या रेडियो, और उसके बाद सेलेक्ट का क्विकली लेते हैं। तो HTML पे सिंपली टाइटल को प्रिंट किया गया था। कुछ CSS वगैरह इस पे यूज़ कर सकते हैं, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। मैंने पहले लिखा था लेकिन अभी हटा दिया हूँ उसको, क्योंकि फिर से लिखूँगा। सेव करने के बाद एक फाइल कोई सेव नहीं लग रहा। सेव हो, कुछ एक्स्ट्रा चल रहा है क्या? इतना स्लो क्यों चल रहा है? ठीक है, फिर एक रेडियो बटन्स का लेता हूँ मैं कंपोनेंट, बट उससे पहले कुछ टाइप स्क्रिप्ट में कुछ कोड करते हैं। जैसे एक वेरिएबल है उस तरह से एरे भी हम बना सकते हैं। एक एरे में ले रहा हूँ स्किल, और इसमें कुछ आइटम्स रखते हैं लाइक ID1 नेम, कुछ भी ले सकते हैं। लाइक मैं ले रहा हूँ जावा स्क्रिप्ट, या थोड़ा छोटा नाम लेते हैं क्योंकि स्क्रीन छोटा है हमारा। तो JS, दूसरा ऑब्जेक्ट टू नेम ES6। कुछ कोड्स ले रहे हैं एरे के अंदर, ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नेम, then TS for TypeScript, and then for name ng Angular। तो ये एक एरे बना है, इसको डायरेक्ट अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं HTML पे, तो चलते हैं HTML पे और इंटरपोलेशन का यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस, और उसके बाद एरे का नाम स्किल्स। अभी के लिए इतना ही रखते हैं और इसको एक डिव में ले लेते हैं। Ctrl+X, Ctrl+V। अब एक बार इसको सेव करते हैं, सेव करके देखते हैं क्या होता है, ये प्रिंट करता है या नहीं। स्किल्स एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, जेसन है। जेसन है सर। हाँ, यस। तो कंपाइल हो रहा है, बेसिकली सेव कर दिया है मैंने। कंपाइल हो गया, और ये जो प्रिंट होकर के आया है, अगर देख सकते हैं ऑब्जेक्ट 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 आया है, बिकॉज ऑब्जेक्ट प्रिंटेबल नहीं होता है। बाकी लैंग्वेजेस में भी हम लोग अगर प्रिंट करें ऑब्जेक्ट को तो वो प्रिंट नहीं होता है। उसके लिए उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो या तो हम स्किल को JSON.stringify करके कन्वर्ट कर लें, या फिर एंगुलर अगर यूज़ कर रहे हैं तो एंगुलर 10 में एक कंसेप्ट था फिल्टर का, और सेम कंसेप्ट एंगुलर 2 या लेटेस्ट एंगुलर में भी है, लेकिन उसको फिल्टर नहीं कहा जाता है। एंगुलर 10 में उसको पाइप कहा जाता है, और पाइप के लिए पाइप सिंबल यूज़ कर सकते हैं। ये वर्टिकल बार होता है,
तो ये पाइप सिंबल और उसके बाद पाइप का नाम, बहुत सारे पाइप है जैसे अपर केस, लोअर केस, करेंसी, या फिर एक पाइप है जिसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ डेवलपमेंट टाइम पे, जेसन। तो ये जेसन को कन्वर्ट कर देगा, मतलब ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा ताकि हम उसको स्क्रीन पे देख पाएँ। तो यहाँ पे जेसन पाइप को यूज़ किया गया है। कंपाइल हो रहा है और भाई तुरंत ये रीडेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। कंपाइल हो गया और अब देख रहे हैं कि ये एरे रीडेबल फॉर्मेट में आ गया। थोड़ा स्क्रीन का साइज और बढ़ा लें। तो ये है हमारे पास एरे है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, 4 ऑब्जेक्ट्स है, और अब हम चाहते हैं कि 4 रेडियो बटन हमारे पास हो ताकि यूज़र स्किल्स का जो ये 4 ऑप्शन है उसमें से किसी एक को सेलेक्ट कर ले। तो उसके लिए रेडियो बटन के लिए हम बना सकते हैं इनपुट टाइप रेडियो, पहले मैं एक पेरेंट एलिमेंट ले लेता हूँ div कर, ये लेफ्ट साइड वाले को साइड करें, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ओके, ये सही है। तो एक स्पैन, और स्पैन के अंदर मैं ले रहा हूँ इनपुट टाइप रेडियो, रेडियो एंड क्लोज। अब ये इतना अगर सेव करें तो एक रेडियो बटन बन जाएगा। अब हमें मल्टीपल रेडियो बटन बनाना है तो एंगुलर में डॉम को डायरेक्ट मैनिपुलेट किया जा सकता है डायरेक्टिव की मदद से। ng फॉर एक पहले भी यूज़ किए थे, फिर से इसको यूज़ कर रहा हूँ। लेट कोई एक वेरिएबल बना लेते हैं, बेहतर है कि स्किल नेम से बना ले क्योंकि हमारे पास जो एरे है वो है स्किल्स। तो ये यहाँ पे आइट्रेट करेगा स्किल्स पे और एक एक वैल्यू हमारे पास देगा। जो वैल्यू आएगा बेसिकली यहाँ पे स्पैन आइट्रेट होगा। अगर एरे में 4 एलिमेंट है तो स्पैन को 4 बार वो डॉम में क्रिएट करेगा, और स्पैन जब क्रिएट होगा तो इसका चाइल्ड भी क्रिएट होगा, यानी इनपुट भी 4 बार क्रिएट होगा। तो इनपुट के साथ कुछ भी प्रिंट नहीं करते, इतना ही अगर सेव करें। बेसिकली ऑनलाइन में ये कंपाइलेशन टाइम थोड़ा जो लग रहा है इसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। कंपाइल हो रहा है, 80% हो गया है, 20% और। तो 4 रेडियो बटन नीचे बन गए हैं, अगर देख पा रहे होंगे। तो ये जो रेडियो बटन बना है ये सेलेक्ट करें तो एक प्रॉब्लम आ रहा है कि चारों का चारों सेलेक्ट हो जा रहा है। रेडियो बटन में बेसिकली एक ही सेलेक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़ लेबल नहीं है, तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि कौन सा रेडियो बटन किस चीज़ के लिए है। तो सबसे पहले लेबल प्रिंट करते हैं। लेबल के लिए आसान सा चीज़ है, स्किल में पूरा एक ऑब्जेक्ट आ गया होगा जिसमें आईडी भी होगा और नेम भी होगा। अगर दोनों चीज़ प्रिंट करना चाहते हैं तो फिर से यहाँ पाइप यूज़ करना पड़ेगा जेसन, लेकिन सिर्फ नेम प्रिंट करना चाहते हैं तो हम स्किल डॉट नेम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हर रेडियो बटन के साथ उसका लेबल प्रिंट कर देगा, और हम चाहते हैं कि एक ही कोई सेलेक्ट हो, एट अ टाइम सिर्फ एक सेलेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए उसको एक ग्रुप में डाल सकते हैं, और ये HTML का फीचर है, एंगुलर से इसका कुछ लेना देना नहीं है। HTML में भी ये इशू आता है, तो उस टाइम पे जितने भी रेडियो बटन है सबको एक ही नाम से अगर जोड़ दें तो वो एक ग्रुप बन जाते हैं, और उस केस में हम एक ही सेलेक्ट कर पाते हैं। तो इसका कोई एक नाम दे सकते हैं, नाम कुछ भी रखा जा सकता है, स्किल ही रख देते हैं। और ये जो स्किल वेरिएबल है और ये जो नाम है उसमें कोई रिलेशन नहीं है, ये नाम कुछ भी रखा जा सकता है। और इसको करते हैं सेव। जब इसको सेव करेंगे तो एक तो लेबल आ गया, दूसरी चीज़ चूँकि एक ही नेम से बन रहा है चारों रेडियो बटन, तो एक बार में अब एक ही सेलेक्ट होगा। पहले चारों सेलेक्ट होता था, अब एक ही होगा। अभी चारों हो रहा है क्योंकि अभी भी कंपाइल नहीं हुआ है लेटेस्ट कोड, अभी भी कंपाइल हो रहा है। 76 7 8 5, और ये कंपाइल हो चुका है। कंपाइल होने के बाद रीलोड होगा, और रीलोड होने के बाद अब अगर सेलेक्ट करें तो एक बार में हम एक ही सेलेक्ट कर पा रहे हैं। क्यों? ये एंगुलर का फीचर नहीं है, ये HTML का फीचर है। अगर एक ही नेम से मल्टीपल रेडियो बटन बनाया जाए तो उस केस में एक बार में एक ही सेलेक्ट होता है, जो कि जैसा कि हमें करना था। तो ये हो रहा है। तो ये हो गया। अब बात आती है कि जो सेलेक्टेड है वो वैल्यू हमें कैसे मिले। हम सेलेक्टेड वैल्यू चाहते हैं, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम सेलेक्टेड वैल्यू रखेंगे।
नाम कुछ भी रखा जा सकता है, बेहतर है कि हम सेलेक्टेड रख दें। और बाय डिफ़ॉल्ट किसी एक को सेलेक्ट करवाना चाहते हैं तो उस केस में हम ये कर सकते हैं स्किल्स, तो दिस डॉट स्किल्स, और ये जो एरे है इसका 0th एलिमेंट, सेलेक्टेड में हम 0th एलिमेंट डाल दिए। इसको करते हैं कॉपी, कॉपी करने के बाद इसको स्क्रीन पे प्रिंट करना है, और इसको मैं कर दे रहा हूँ कमेंट क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अब सेलेक्टेड भी प्रिंट करना है तो एक div, और div के अंदर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, और चूंकि सेलेक्टेड एक ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट करेगा, इसलिए पाइप का यूज़ किए जेसन। कुछ हेडिंग भी ले रहा हूँ मैं, H3 रेडियो बटन्स, यहाँ जो टाइटल है ये टाइटल ठीक है, CSS H3 के लिए कुछ CSS ताकि रीडेबल है ज़्यादा। बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, कलर ब्लैक, फॉन्ट वेट बोल्ड। H3 पे सेलेक्ट सेव ऑल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेव। कंपाइल हो रहा है। कंपाइल हुआ, और अगर यहाँ पे देखें तो सेलेक्टेड वाला जो था, हालांकि सेलेक्टेड नहीं है चूँकि हमने सेलेक्ट किया नहीं रेडियो बटन, लेकिन चूँकि एरे से फर्स्ट एलिमेंट को डाल रखे हैं सेलेक्टेड में इसलिए, और स्ट्रिंगीफाई मतलब जेसन पाइप का यूज़ किए हैं इसलिए वो प्रिंट करके वो दिखा भी रहा है जेसन। तो अब हमें एक्चुअल चीज़ करना है। एक्चुअल चीज़ क्या करना है? बाइंडिंग, यानी जब कोई रेडियो बटन सेलेक्ट हो तो सेलेक्टेड चेंज होना चाहिए, जो सेलेक्ट किया जाए यूज़र के द्वारा वही सेलेक्टेड में आना चाहिए। तो इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे? तो डेटा बाइंडिंग एक होता है, दूसरा इवेंट बाइंडिंग होता है। तो हम इसे किसी इवेंट से जोड़ सकते हैं, और रेडियो बटन में जो इवेंट होता है वो है चेंज। तो चेंज इवेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे बटन पे क्लिक इवेंट यूज़ करते हैं, इनपुट पे चेंज इवेंट भी यूज़ कर सकते हैं, की प्रेस की डाउन भी यूज़ कर सकते हैं, माउस ओवर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो चेंज, और जब भी चेंज होगा रेडियो बटन का वैल्यू तो एक मेथड को कॉल कर ले, कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ सिलेक्शन चेंज, सिलेक्शन चेंज, और जब भी सिलेक्शन चेंज होगा तो इस मेथड को हम पास कर दे रहे हैं ऑब्जेक्ट। इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे अगर ध्यान दे तो स्पैन जो आइट्रेट हो रहा है हर बार स्किल से एक रिकॉर्ड निकल के स्किल में आ रहा है, तो इस स्किल को मैंने बाइंड कर दिया इस मेथड से, यानी हर रेडियो बटन का स्किल ऑब्जेक्ट अलग होगा। अगर पहला रेडियो बटन पे क्लिक किया जाएगा तो जेएस वाला ऑब्जेक्ट भेजेगा, दूसरा पे क्लिक करेगा तो ES6 वाला, तीसरा पे तो TS वाला। इस तरह से सिलेक्शन चेंज मेथड को हर बार रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ये मेथड की बाइंडिंग हो गई। अब वो मेथड बनाना पड़ेगा, ऑलरेडी वो बना पड़ा नहीं है, तो इसके अंदर एक मेथड बना ली। और पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे वेरिएबल बनाते हैं तो लेट या कॉन्स्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं सिलेक्शन चेंज, और इसके अंदर कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, एस ले लिए, तो स्किल्स जो ऑब्जेक्ट आया होगा वो एस के पास आ गया होगा। अब इस एस को क्या करना है, सिलेक्शन में, सेलेक्टेड में डाल देते हैं, सेलेक्टेड इक्वल्स टू एस करते हैं, इसको सेव।
सेलेक्ट ऑल, HTML पे जाएं और एक दो लाइन चेंज कर देते हैं, थोड़ा डिस्टेंस पे आएगा सिर्फ। तो ये बाइंडिंग कंप्लीट हो गया है। जिस रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे उसका रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट जो होगा वो सेलेक्टेड में अलाइन हो जाएगा। अगर कोड के अंदर जाएं तो एक एरर है यहाँ पे, डायरेक्ट सेलेक्टेड को यूज़ नहीं कर सकते हैं, दिस लगाना पड़ेगा। तो दिस डॉट सेलेक्टेड इक्वल्स टू एस, एस के आगे दिस नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि ये कंपोनेंट का एट्रीब्यूट नहीं है, ये फंक्शन का लोकल वेरिएबल। दिस हमेशा मैंडेटरी होता है क्या जावास्क्रिप्ट में? टाइप स्क्रिप्ट, हाँ, वही टाइप स्क्रिप्ट। हाँ यहाँ मैंडेटरी है। इंस्टेंस वेरिएबल के लिए हमेशा दिस यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। बेसिकली ऐप कंपोनेंट का एक ऑब्जेक्ट बनता है और उस ऑब्जेक्ट का जो एट्रीब्यूट है, जैसे टाइटल है, स्किल्स है, सेलेक्टेड है, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए दिस लगाना पड़ेगा। नहीं, हम लोग का उधर चाहे जावा में भी मतलब वो होता था ना, हाइडिंग का, डेटा हाइडिंग का। हाँ बट यहाँ लगाना पड़ेगा। अब देख पा रहे हैं, अगर ES6 को सेलेक्ट किए तो यहाँ पे ES6 आ गया, ES को सेलेक्ट किए तो मतलब जिसे सेलेक्ट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्टेड वेरिएबल में आ जा रहा है। तो इस तरह से हम सिलेक्शन को ट्रैक कर सकते हैं। अदर ऑप्शंस जो हमारे पास है, हम jQuery को यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट डॉम को एक्सेस करने के लिए, या फिर जावा स्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं जैसे document डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। बट इन जनरल एंगुलर में ये सजेस्टेड है कि हम जावा स्क्रिप्ट या jQuery यूज़ नहीं करें, क्योंकि डायरेक्ट डॉम मैनिपुलेशन यूज़ नहीं करना चाहिए, वो काफ़ी स्लो डाउन करता है। तो डॉम को एक्सेस करने के लिए बेहतर है कि हम एंगुलर का ही यूज़ करें। यानी जावास्क्रिप्ट वाला जो सिंटैक्स है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, हम उसे यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल, और उससे भी मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। jQuery के थ्रू भी कर सकते हैं बट वो भी नहीं करना चाहिए। तो कैसे यूज़ करना चाहिए? एंगुलर यूज़ करके कर सकते हैं हम लोग। और एंगुलर में कैसे यूज़ किए? तो एंगुलर में जो इवेंट है, पैरेंथेसिस के अंदर इवेंट और उसके बाद फंक्शन का नाम, फंक्शन के पास पूरी ऑब्जेक्ट आ जाएगी और उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्टेड में या फिर जहाँ यूज़ करना होगा हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ है जो कर सकते हैं, बाई डिफ़ॉल्ट अगर देखें तो इसमें कोई भी सेलेक्टेड नहीं है। तो बाई डिफ़ॉल्ट अगर हम किसी एक को सेलेक्ट करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। वो कैसे करेंगे? तो एक एट्रीब्यूट होता है इसका चेक्ड, हम वो यूज़ कर सकते हैं। और एंगुलर में हम लोग देखे हैं कि डायरेक्ट कोई भी HTML का एट्रीब्यूट यूज़ किया जा सकता है, पहले भी हम लोग यूज़ किए थे। जैसे वैल्यू हो गया या इनर HTML हो गया, वो यूज़ किए थे। वैसे ही चेक्ड को यूज़ कर सकते हैं। अब चेक्ड हम लगा रहे हैं तो बेसिकली चूंकि इनपुट लूप के अंदर है तो ये चेक्ड चारों पे लग जाएगा। अगर हम यहाँ पे ट्रू कर दें या केवल चेक्ड भी लिख दें तो चारों का चारों क्या हो जाएगा? चेक्ड के लिए जाएगा, और चारों हो नहीं सकता है तो ये एक प्रॉब्लम कर देगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगाना पड़ेगा। जैसे हम ये लगा देते हैं स्किल डॉट नेम इक्वल्स टू सिंगल कोड, और उसके बाद नेम में जिसे हम चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ES6 सेलेक्टेड हो, तो ये अब हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ सिंगल कोड्स नहीं लिखें तो वो टाइप स्क्रिप्ट के कोड में जाएगा और ES6 नेम से वेरिएबल ढूंढेगा, और चूंकि ये वेरिएबल नहीं है इसलिए सिंगल कोड्स लगाना इंपॉर्टेंट है। अब इसको सेव कर दिए और बाय डिफ़ॉल्ट अब ये चेक कर देगा, इसे करेगा ES6 को। लेकिन एरे में अगर हम देखें तो एरे में हमारा जावा स्क्रिप्ट यानी JS ही आएगा। बट देखते हैं, कंपाइल हो रहा है। कंपाइल हो चुका है और बाय डिफ़ॉल्ट देखें तो ES6 सेलेक्टेड है, लेकिन सेलेक्टेड जो ऑब्जेक्ट था उसमें अभी भी JS दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि 0th एलिमेंट को अलाइन किया गया था उससे, और डायरेक्ट सेलेक्टेड हमारा लिंक नहीं है रेडियो बटन से, उसके लिए NG मॉडल यूज़ करना पड़ता, और NG मॉडल यहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया है। इसलिए जब हम रेडियो बटन में चेंजेस करेंगे तो डायरेक्ट सेलेक्टेड में चेंज नहीं होगा। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए एक मेथड कॉल कर रहे हैं चेंज इवेंट पे, और वो मेथड कॉपी कर रहा है लेटेस्ट ऑब्जेक्ट किसमें, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट में, और इसलिए ये नीचे वाला एरे हम ऑब्जेक्ट हमारा चेंज हो रहा है ऑन सेलेक्शन। ES6 TS JS, और ये तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ये एरे सिंक, सॉरी ये ऑब्जेक्ट सिंक में होना चाहिए। तो चूंकि हम ES6 को बाई डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करवाए हैं और वो
जीरोथ इंडेक्स पे नहीं है, फर्स्ट पे है, तो उस केस में हमें यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स उठाना चाहिए। तो रेडियो बटन का ये हैंडल हो चुका है। आगे अगर हम लोग बढ़े, सेम चीज़ से हम लोग एक ड्रॉप डाउन बना लेते हैं सेलेक्ट के लिए। तो H3 सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, एक डिव, और डिव के अंदर सेलेक्ट, और सेलेक्ट के लिए ऑप्शन चाहिए होता है। तो ऑप्शंस हम डायरेक्ट 5 बार लिख दें तो 5 ऑप्शंस आ जाएगा, या बेहतर है कि हम एक बार ऑप्शन लिखें और इसे 5 बार यूज़ करना है तो हम स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव ng4 का यूज़ कर सकते हैं। और सेम एरे को मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, तो स्किल फिर से एक वेरिएबल बना सकते हैं लोकल, या एस नाम से भी बना सकते हैं, किसी भी नाम से बना सकते हैं बेसिकली। तो मैं यहाँ नेम चेंज कर रहा हूँ, एस ऑफ स्किल्स, एक एक करके आइट्रेट करेगा, और ऑप्शंस में जो आएगा उसे प्रिंट कर दें एस डॉट नेम, सिर्फ नेम प्रिंट कर रहा हूँ मैं। पूरा ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, बट उस केस में हमें पाइप जेसन यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको अगर सेव करें तो हमारा ड्रॉप डाउन बन गया होगा। सिलेक्शन वगैरह हैंडल करने के लिए टीएस में कुछ कोड लिखना पड़ेगा, बट पहले देखते हैं इतना ही। अगर डेटाबेस से कुछ डेटा आ रहा है कि ES6 सिलेक्टेड है या फिर TS सिलेक्टेड है, तो उस केस में कैसे हैंडल करेंगे चेकबॉक्स को? सेम प्रोसेस से हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले डेटाबेस ये यानी एपीआई के थ्रू आएगा, क्योंकि डेटाबेस से डायरेक्ट एंगुलर कनेक्ट नहीं कर सकता है। बैकएंड पे एपीआई होगा और उस एपीआई को हम लोग कॉल करेंगे एंगुलर के थ्रू HTTP क्लाइंट मॉड्यूल यूज़ करके, या फिर ES6 में डायरेक्ट फेच एपीआई होता है, उसके थ्रू बैकएंड वाले एपीआई को कॉल करेंगे। उसका जो रेस्पॉन्स मिलेगा वो किसी एक एरे में अलाइन करेंगे, और वो एरे ऑलरेडी बाइंडेड होगा रेडियो बटन से या ड्रॉप डाउन से, तो वो काम करेगा। उसके लिए अलग से कुछ नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली टीएस फाइल में जो जाएंगे, अब यहाँ पे ये हार्ड कोडेड है, तो ये हार्ड कोडेड नहीं होगा। जो रेस्पॉन्स मिलेगा बैकएंड से, एपीआई का जो रेस्पॉन्स मिलेगा, उस रेस्पॉन्स को असाइन कर देंगे स्किल्स में, और वो काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम ये एरे जो बनेगा वो ब्लैंक रहेगा, और जब ये एरे ब्लैंक रहेगा तो एक भी रेडियो बटन नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही रेस्पॉन्स बैकएंड से मिलेगा हमें, जैसे ही रिजल्ट आएगा हमारे पास, वैसे ही सारा रेडियो बटन बन जाएगा स्क्रीन पर। ऑब्जर्वेबल यूज होगा बैकग्राउंड में सिंकिंग के लिए। उस पर भी आएंगे, असिंक पाइप भी है उसके लिए, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली हमें एरे से अलाइन कर देना। अब डेटा हार्ड कोडेड हो या बैकएंड से आए या कहीं से भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाइंडिंग वैसे ही रहेगा हमारा जैसे अभी बनाया हुआ है। तो ये हो गया ड्रॉप डाउन। अगर देखें तो ड्रॉप डाउन में 4 वैल्यू हमारे पास आ गए हैं। अब हम चाहते हैं कि जब कोई चेंज करे वैल्यू को, सॉरी ऑप्शंस कोई चेंज करता है, तो ये सेलेक्टेड वैल्यू मुझे मिलना चाहिए। बेसिकली ये जो रेडियो बटन होते हैं या ड्रॉप डाउन होता है या इनपुट फील्ड होता है या चेक बॉक्सेज होता है, वो फॉर्म का पार्ट होता है। और फॉर्म पे जब हम यूज़ करते हैं तो इन जनरल हमें सबमिट करना पड़ता है फॉर्म को, और फॉर्म जब हम सबमिट करते हैं तो सबमिशन में ये सारा डिटेल्स भेजना होता है। उसके लिए कौन सा सेलेक्टेड है ये डिटेल हमें चाहिए होता है। तो चेंज पे सिलेक्शन अपडेट भी होना चाहिए, तो उसके लिए हमें बाइंडिंग करना पड़ेगा। जैसे रेडियो बटन का किए वैसे भी इसका भी कर सकते हैं ऑन चेंज इवेंट का यूज़ करके, लेकिन एक आसान तरीका भी है इस पे। जैसे इनपुट फील्ड का बाइंडिंग करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का बाइंडिंग करते हैं, वैसे ही इसका भी कर सकते हैं। कैसे? एनजी मॉडल यूज़ करके। एनजी मॉडल यूज़ किए और एनजी मॉडल को डायरेक्ट वेरिएबल का नाम पास कर सकते हैं। तो इसे हम चाहें तो सेलेक्टेड भी पास कर सकते हैं, लेकिन सेलेक्टेड एक ऑब्जेक्ट था, तो या तो इसे पास कर दें या फिर दूसरा ऑप्शन है कि किसी और नाम से ले ले। तो अभी एक SCL नाम से ले लिए हैं, और इसको प्रिंट भी कर लेते हैं नीचे। SCL एक डिफ के अंदर, कंट्रोल X, प्रिंट। जो सिलेक्शन होगा वो नीचे प्रिंट कर रहे हैं। इनिशियली किसी बाय डिफ़ॉल्ट ये फर्स्ट को सेलेक्ट कर रहा था, JS को सेलेक्ट कर रहा था। किसी और को सेलेक्ट करवाना चाहते हैं, जैसे ES6 होना चाहिए अभी के केस में, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट में वो वैल्यू पहले से डाल देंगे। तो SEL इक्वल्स टू, क्योंकि उसी स्किल को हम बाइंड करने वाले हैं, तो स्किल्स और फर्स्ट
इंडेक्स पे, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट देगा, लेकिन हमें इस बार ऑब्जेक्ट बाइंड नहीं करना, सिर्फ नेम बाइंड करना है, तो डॉट नेम यूज कर सकते हैं। अब बाई डिफ़ॉल्ट ये JS को सेलेक्ट नहीं करेगा, ES6 को सेलेक्ट करेगा। और जब चेंज करेंगे तो हमें कोई फंक्शन वगैरह यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ng मॉडल यूज़ कर रहे हैं डुअल बाइंडिंग के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली मैप हो जाएगा। रीलोडिंग, और ये अभी भी ये JS सेलेक्ट कर रहा है। बेसिकली सेल में नेम है, ओके। आई थिंक ये शायद सेव नहीं हुआ, इसको एक बार सेव कर दूं। फिर से कंपाइल हो रहा है 80%। हाँ, सेव हो गया था, इसलिए फिर से कंपाइल हुआ। बाय डिफ़ॉल्ट वो ES6 को सेलेक्ट कर लिया, चूँकि TS में हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट का नेम उठाया था, और जो चेंज किया हुआ है, जो सेलेक्टेड है, वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। अब जब इस ड्रॉप डाउन से चेंज करेंगे तो चेंज वाला मिल रहा है। तो इस तरह से जो लेटेस्ट सिलेक्शन है वो भी हमारे पास आ रहा है, तो दोनों हैंडल हो चुका है। रेडियो बटन भी हम लोग हैंडल कर चुके हैं, ड्रॉप डाउन भी हैंडल कर चुके हैं। आगे अगर हम बढ़ाएं तो आगे हम लोग डायरेक्टिव को यूज़ करेंगे, तो ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं एक डायरेक्टिव ng_for, इसको यूज़ कर रहे हैं। और इसमें क्या किया जा सकता है वो देखते हैं। ng_for से बेसिकली हम लोग आइट्रेट करते हैं, किसी भी एरे को लूप चलाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब ng_for को और आगे बढ़ा रहे हैं, तो एक और h3। हेलो हेलो। सर, रेड बटन मॉडल नहीं, मुझे आवाज़ नहीं सुनाई दे, कि नहीं और सुन पाए क्या धर्म? अगर आप सुन पाए तो आप एक्सप्लेन कर। नहीं, सेम नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा, हेलो, हाँ अभी सही है। मैं पूछ रहा हूँ एनजी मॉडल को हम ड्रॉप डाउन सॉरी रेडियो बटन में भी यूज कर सकते हैं क्या? रेडियो बटन में ng मॉडल प्रॉब्लम करेगा, इसलिए मैंने पहले ही यूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि बेसिकली रेडियो बटन में क्या है कि 4 रेडियो बटन हो जाएंगे, और ng मॉडल अगर यूज़ करें तो वो चारों से बाइंड कर देगा। JS से भी बाइंड करेगा, ES6 से भी बाइंड करेगा, TS से भी करेगा। तो किसी एक को सेलेक्ट करेंगे तो दूसरे उस केस में वो कोशिश करेगा कि चारों को सेलेक्ट करे, क्योंकि चारों एक ही क्या कह सकते हैं, एक ही मॉडल से बाइंडेड होगा, तो उस केस में वो प्रॉब्लम करेगा। लेकिन सेलेक्ट के केस में अलग होता है कंसेप्ट, तो इसीलिए मैंने इसको ट्राई नहीं किया। बेसिकली मैंने खुद से चला के देखा था, बट ये सक्सेस नहीं था। तो रेडियो बटन के केस में ng मॉडल यूज़ नहीं करना है, और सेलेक्ट के केस में कर सकते हैं। अरे क्योंकि ये डिफरेंट डॉम हो गया ना, जैसे 4 डॉम हो गया डिफरेंट टाइप का, लेकिन अगर आप ड्रॉप डाउन देखें तो एक ही डॉम। हाँ, तो ये हो गया ng_for, और इसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव हम लोग खुद का भी स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव बना सकते हैं, बट अभी जो बना हुआ है उसी को यूज़ करना है। div, और सेम मैं स्पैन ले रहा हूँ, div के अंदर स्पैन, या फिर हम ULLI भी ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ULLI भी यूज़ करते हैं मेन्यूज़ वगैरह के लिए या लिस्टिंग के लिए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ उसी को लें। ng_for इक्वल्स टू लेट, कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं, ज़रूरी सेम नेम से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये अलग स्कोप में बनेगा। तो ये हो गया। और इसमें जो एक्स्ट्रा किया जा सकता है, जैसे अभी अगर नॉर्मल इतना यूज़ करें और हर स्किल को प्रिंट करना चाहते हैं तो x.name यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं साथ में कि यूजेज जनरली देखते होंगे कि ऑड रिकॉर्ड है तो वो दूसरे कलर में आना चाहिए, इवन है तो दूसरे कलर में आना चाहिए, या फिर साथ में हम चाहते हैं कि काउंटिंग भी दिखाएं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जितने हैं हर रो के आगे काउंटिंग भी होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें भी कंट्रोल किया जा सकता है ng_for के थ्रू। कैसे कर सकते हैं? तो एक्स्ट्रा वेरिएबल हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट i इक्वल्स टू, अगर इंडेक्स अलाइन कर दें तो i में बाई डिफ़ॉल्ट 0 से इंडेक्स आना शुरू हो जाएगा। वैसे ही ऑड के लिए और इवन के लिए भी हम वेरिएबल रख सकते हैं, जैसे o इक्वल्स टू ऑड, या फिर लेट e इक्वल्स टू इवन। राइट साइड वाला जो वैल्यू है लाइक इंडेक्स ऑड इवन, ये फिक्स है। लेफ्ट साइड में हम कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो नेम हो साथ में इंडेक्स भी प्रिंट करे, तो एक और इंटरपोलेशन हाइफन या कुछ भी सिंपल यूज़ कर सकते हैं वो तो।
और उसके बाद इंडेक्स यानी आई प्रिंट कर सकते। बाई डिफ़ॉल्ट ये 0 से शुरू होगा, तो +1 कर लें तो ये 1 से शुरू हो जाएगा। इवेंट और ऑड के लिए कुछ CSS अप्लाई करेंगे, जिससे बैकग्राउंड कलर या कुछ और चेंज कर लेंगे, बट पहले इतना सेव कर लेते हैं। अगर सेव क्लोज नहीं कर हुआ है सर वो LI। LI क्लोज नहीं हुआ। आज थोड़ा मेरा सिस्टम पता नहीं क्यों स्लो चल रहा है। ओके, क्लोज, सेव हो गया। तो ये बेसिकली क्या करेगा, जो भी स्किल्स है उसका लिस्टिंग कर देगा LI के थ्रू, और साथ में इंडेक्स भी दिखाएगा। और यहाँ पे इंडेक्स लूप वेरिएबल का यूज़ किया गया आई। अदर लूप वेरिएबल हमारे पास है O और E, जिसका यूज़ हम लोग करेंगे रो को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। इवन रो डिफरेंट कलर में दिखाए और रो डिफरेंट कलर में दिखाए। तो जब तक ये कंपाइल हो रहा है मैं CSS का कोड लिख लेता हूँ। एक क्लास बना ले रहे हैं ऑड, और जब ऑड होगा तो बैकग्राउंड कलर कोई भी कलर ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल पिंक। कुछ कलर ब्लैक ही ले लेते हैं, बैकग्राउंड कलर पिंक, और ये हो गया, बस इतना ही। और साथ में इवेंट के लिए भी एक क्लास बना ले रहे हैं, इवेंट बैकग्राउंड कलर, कोई और कलर ले सकते हैं, येलो या ग्रीन या कोई भी, येलो कलर, रेड, सेव। अभी सिर्फ अब ये लिस्टिंग हो गया था और नंबर भी आ रहा है हमारे पास 1 2 3 4। अब ये CSS लिख तो लिए हैं बट इसको यूज़ नहीं किए हैं, तो इसको अप्लाई कैसे करना है। डायरेक्ट HTML के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। लास्ट सेशन में जो बाइंडिंग देखे थे, क्लास कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो डायरेक्ट LI पे ही क्लास लगाना, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहीं लगा लेता हूँ क्लास। और एक क्लास का हम लोग 3 4 सिंटेक्स देखे थे, उसमें एक आसान सा सिंटेक्स था, क्लास डॉट क्लास का नेम। अब जैसे नेम है ऑड, तो ऐसे ऑड, और ये ऑड क्लास लग जाएगा अगर ये कंडीशन ट्रू होगा। डायरेक्ट ट्रू यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कंडीशनल डालेंगे इसको, क्योंकि सिर्फ ऑड रो पे ऑड क्लास लगना चाहिए और इवन रो पे इवन क्लास लगना चाहिए। तो यहाँ पे एक कंडीशन डालना पड़ेगा। हमारा जो वेरिएबल है वो कौन है, ओ, और O इक्वल्स टू ऑड। अगर ये ऑड हो तो ऑड वाला लगा दे, और अगर इवन होगा तो इवन वाला लगा दे। दोनों एक साथ लिख सकते हैं, वो भी सिंटैक्स हम लोग देख चुके हैं, इवन एंड E इक्वल्स टू इवन। ये हो गया। अब क्लास हम लोग लगा चुके हैं, तो क्लास लग गया तो CSS अप्लाई हो जाना चाहिए। इसको सेव कर लेते हैं। कंपाइल हो रहा है। थोड़ा सा हम नहीं समझे, एक बार फिर से बताइए, हो जाए complete। हाँ, ये चला भी नहीं वैसे। तो अच्छा ठीक है। बेसिकली ऑड अगर लिख लें तो ये वेरिएबल ढूंढेगा। एक काम करते हैं, इसको ना प्रिंट करके देख लेते हैं। जैसे जो O वेरिएबल है हमारा, O प्रिंट कर लिए हैं, और हाइफन, इसके बाद एक और प्रिंट कर ले रहे हैं E। जैसे I को प्रिंट किए वैसे ही O को भी प्रिंट कर रहे हैं और E को भी प्रिंट कर रहे हैं। जब इसका वैल्यू दिखेगा तो चीज़ें और क्लियर होगा, और फिर उस वैल्यू को यूज़ करके ढंग से क्लास को यूज़ कर पाएंगे। वो क्लास अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें एक छोटा सा मिस्टेक है, उसको सही करेंगे, बट उससे पहले ये आउटपुट देख लेते हैं ताकि जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो जाएगा। में लग रहा है बुलियन वैल्यू देगा ऑड में और O में और ई में। हाँ, बुलियन ही देता है, सही बोल रहे हैं आप। बेसिकली केवल वो लिख देते तो काम चल जाता। करेक्ट, वही मैं भी सोच रहा था, इक्वल टू तो हमेशा तो एक ही वैल्यू होगा। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, ये बुलियन ही दे रहा है, फॉल्स दे रहा है, ट्रू दे रहा है। मतलब अगर फर्स्ट लाइन को देखें तो पहली बार जो वैल वो था, शायद पहले ओ था, तो फर्स्ट टाइम में ओ में दिया फॉल्स और ई में दिया ट्रू, क्योंकि पहला बार जीरो था, यानी जीरो ऑड नहीं है और इवन है, तो ट्रू और फॉल्स दे रहा है। तो ठीक है, हमें कंडीशन वहाँ पे बेसिकली चेक भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ यहाँ पे ओ लगा लेते हैं। केवल ऑड भी लगा देते तो चल जाता, वेरिएबल भी बनाना नहीं पड़ता। ओ और सिमिलरली
इसको ई, हम्म, क्योंकि ई ट्रू तब देगा जब इवन रो होगा और ओ ट्रू तब देगा जब ऑड रो होगा। और जैसे ही ये ट्रू देगा उस केस में हमारा ये क्लास ऑड अप्लाई हो जाएगा, और जब इवन होगा तो इवन क्लास अप्लाई हो जाएगा। तो ये सही चलना चाहिए। %75 कंपाइलेशन। 100% हो गया है। कलर्स आना चाहिए, अच्छा आ गया है कलर। तो इस तरह से हम लोग क्लास अप्लाई कर सकते हैं। इसको थोड़ा अगर और आगे बढ़ाएं तो हम चाहते हैं कि जब माउस होवर करें उस केस में भी इसका कलर चेंज होना चाहिए, यानी एक्टिव क्लास उस पर लग जाना चाहिए। या फिर इवेंट भी डाल सकते हैं, लाइक क्लिक करें तो वो हाईलाइट हो जाना चाहिए। और वो हाईलाइट कब करेंगे? जब उस पर क्लिक करेगा। तो अभी क्लिक वाला लगाते हैं, मतलब जिस पे क्लिक करे वो हाईलाइट हो जाए, मतलब वो सेलेक्ट हो जाए। तो एक इवेंट फाइंड कर लेते हैं, क्लिक, और एक फंक्शन पहले से जो फंक्शन बना है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, नया भी बना सकते हैं। पहले वाला ही यूज़ कर ले रहा हूँ मैं। सिलेक्शन चेंज, और जब होगा तो इसे पास कर रहे हैं स्किल, या फिर ये करना नहीं पड़ेगा, जिस पे क्लिक करेगा वो सिलेक्ट हो जाना चाहिए। तो सही था वो। जैसे ही क्लिक किया सिलेक्शन चेंज मेथड को कॉल किए, और जो हमारा स्किल होगा, जो इस केस में स्किल नेम नहीं था कुछ और था, तो वो पास करेंगे एक्स। तो इसको अगर एक्स पास करेंगे तो सेलेक्टेड नाम से एक ऑब्जेक्ट था, उसके पास चला गया होगा करेंट ऑब्जेक्ट। अब उस करेंट ऑब्जेक्ट को ही यूज़ कर लेते हैं। कहाँ यूज़ करें? कहीं भी कर सकते हैं। तो यहीं पे कर लेते हैं एक और क्लास डॉट एक्टिव। एक्टिव क्लास बना नहीं है, बना लेंगे, इक्वल्स टू, और जो सेलेक्टेड होगा, तो सेलेक्टेड मेरा पहले से है सेलेक्टेड, और डॉट नेम लगाना पड़ेगा क्या? जो एक्टिव होगा, तो जो सेलेक्टेड में होगा उस पे लगेगा। कैसे इसको मैप किया जाए? अगर क्लिक करें तो सिलेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, सिलेक्शन चेंज हो रहा है। और ओके, सेलेक्टेड जब आएगा तो इसका डॉट नेम या आईडी निकाल लेते हैं, और ये इक्वल्स होना चाहिए एक डॉट नेम के। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक पे एक्टिव क्लास लग के आएगा, चूंकि सेलेक्टेड में बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये 6 सेलेक्टेड है, तो एक्टिव क्लास उस पर लग के आना चाहिए। अब एक्टिव क्लास अगर लगा होगा तो उसका लुक एंड फील चेंज कर देते हैं। तो एक क्लास बना रहे हैं एक्टिव, और इस केस में बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, या फॉन्ट वेट चेंज करना है। फॉन्ट वेट 600, बाकी चीज़ें वैसे ही रहने देते हैं, या कलर भी चेंज कर, छोड़िए, केवल फॉन्ट वेट चेंज कर लेते हैं। कंपाइल हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 6 का फॉन्ट वेट चेंज हो जाना चाहिए अगर एक्टिव सही से लग गया होगा। कंपाइल हो गया है और इसका चेंज हो गया। क्लिक इवेंट पे भी होगा, लेकिन चूंकि हम लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड को यूज़ किए हैं, और सेलेक्टेड चेंज होता है रेडियो बटन से भी, तो यहाँ भी चेंज करें तो वो एक्टिव क्लास चेंज हो जाना चाहिए। एक बार देख लेते हैं। एनजी को किया, एनजी हाईलाइट हो गया, मतलब हो रहा है। रेडियो बटन से भी कंट्रोल हो रहा है, और क्लिक इवेंट से भी हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही वेरिएबल से बाइंडेड है। हाँ, क्लिक मैं कर रहा हूँ तो क्लिक पे भी चल रहा है। तो ये हो गया। एक इन जनरल और रहता है हाईलाइटिंग के लिए, माउस ओवर जब करें तब हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो इस चीज़ को भी अप्लाई कर लेते हैं। सेम ही वेरिएबल को हर बार यूज़ कर रहे हैं, तो एक इवेंट ले लेते हैं, माउस एंटर, ओवर इवेंट है ये। और जब माउस एंटर हो तो प्री सेलेक्शन चेंज हो जाए। तो सेलेक्टेड, माउस ओवर में कंडीशन, सेम कंडीशन लगा देते हैं, नेम। एक सेकेंड, माउस ओवर पे सेलेक्टेड पूरा चेंज करना पड़ेगा ना। तो जैसे ही माउस ओवर होगा तो सेलेक्टेड इक्वल्स टू एक्स।
एक्स कॉपी हो जाएगा सेलेक्टेड में। तो अगर माउस होवर करेंगे अभी LI पे तो वो रेडियो बटन का सिलेक्शन भी चेंज कर देगा, क्योंकि रेडियो बटन सेलेक्टेड से बाइंडेड नहीं था आई गेस, इसका चेंज होना चाहिए ये, क्योंकि ये सेलेक्टेड से बाइंडेड। हाँ, माउस ओवर कर रहा हूँ, वैल्यू चेंज, रेडियो बटन का चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि NG मॉडल हम लोग यूज़ नहीं किए थे, लेकिन जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट था उसको देखें तो उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, तो ये माउस ओवर से हो रहा है, तो ये चीज़ है। तो बेसिकली मुझे लगता है इवेंट और बाइंडिंग के लिए काफ़ी है, रेडियो बटन हो, ड्रॉप डाउन हो, इवेंट वगैरह सब बाइंड कर लेते हैं। और 5 मिनट में, अगर 5 मिनट और अगर टाइम है तो हम लोग ये देख सकते हैं, NG इफ और NG स्विच को भी ख़त्म कर सकते हैं। कंटिन्यू करें या आज के लिए इतना ही पे रखा जाए? आप पूछ लीजिए, आप भी कर लीजिए। क्या बोल रहे हैं आप लोग, कंटिन्यू किया जाए या यहीं पे होल्ड करें? मेरे तरफ से कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो चूंकि वो आसान भी है इसलिए ख़त्म कर सकते हैं आज, चूंकि अगले दिन कुछ और हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो S3, और अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NG इफ, या साथ में यूज़ कर सकते हैं एल्स, या इसी तरह से जो लास्ट टॉपिक बचेगा डायरेक्टिव का वो NG स्टार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, NG स्विच और NG स्विच केस। NG स्विच केस उसके साथ यूज होता है NG स्विच। और में जब हमने ऑड और इवन यूज किया है, हाँ। वैसे ही उसमें एक फर्स्ट और लास्ट भी होता है, फर्स्ट हम्म। एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट गेट करने के लिए। हाँ, और कभी कभी उसकी भी ज़रूरत पड़ती है तो उस केस में उसे यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली, सही बोल रहे हैं, फर्स्ट लास्ट और में भी और भी वेरिएबल्स हो, लेकिन ये इंडेक्स और इवन और बहुत कॉमन था इसलिए इसको ले लिए। अब NG स्विच, उसके बाद हम लोग यूज़ कर सकते हैं NG स्विच केस, पहले से ही नाम लिख दे रहे हैं ताकि यूज़ करते समय आसान हो। उसके बाद NG डिफ़ॉल्ट केस। डिफ़ॉल्ट एग्जैक्ट सिंटैक्स पता नहीं क्या होगा, बट लिखेंगे तो आ जाएगा। तो इफ़ वाला देखना है तो सिंपल एक डिव ले लिए और इस डिव पे ही NG इफ, जो ऑलरेडी हमारे पास स्ट्रक्चर है उसी को यूज़ कर ले रहे हैं। तो NG इफ, और हमारे पास एक है सेलेक्टेड, सेलेक्टेड डॉट नेम इक्वल्स टू, डबल कोट्स में लिख लेते हैं, अगर वो ES6 हो या एंगुलर, अगर NG है, अगर सेलेक्टेड NG है तो उस केस में ये डिव प्रिंट, ये डिव डॉम पे बने, और जब ये डॉम पे आएगा तो सिंपली ये प्रिंट कर देगा एंगुलर या एंगुलर 10। अब इसका एल्स कैसे यूज़ करें, तो इफ़ तो बहुत कॉमन है, सब लोग यूज़ करते हैं, एल्स भी यूज़ करते हैं वैसे, और अगर एल्स यूज़ करना है तो यहीं पे सेमीकोलन के बाद लगा सकते हैं एल्स, और एल्स के बाद हम टेम्पलेट का ID दे सकते हैं कि किस टेम्पलेट को दिखाना है, किस टेम्पलेट को डॉम में इंजेक्ट करना है। तो अभी के लिए कुछ भी नाम रख लेते हैं, या ES6 रख दिए, और यहाँ पे एक टेम्पलेट बना रहे हैं, और एंगुलर में टेम्पलेट के लिए एक डायरेक्टिव है NG टेम्पलेट, और इस टेम्पलेट का ID रख सकते हैं हैश की मदद से, और ऊपर में ES6 लिखे थे इसलिए इसको ES6 लिखिए। तो बाई डिफ़ॉल्ट ये टेम्पलेट डॉम में इंजेक्ट नहीं होगा, और ये तब होगा जब सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट का नेम जो है वो NG नहीं होगा, यानी ये 6 होगा। ये 6 हो या JS हो या फिर जो TS है, सारे केस में एल्स पे जाएगा, और एल्स में जाएगा तो जो भी हम लोग इस टेम्पलेट में बनाएंगे वो प्रिंट होगा। सिंपली मैं अदर प्रिंट कर दे रहा हूँ, ID चेंज कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम सेम रखें, कुछ और भी रख सकते हैं, बट चूँकि ES6 से लग रहा है केवल ES6 प्रिंट करेगा इसलिए इसको हटा रहा हूँ, अदर। इसके बाद स्विच का एक एग्जांपल ले लेंगे, उतना ही पे ख़त्म हो जाएगा। सेव,
कंपाइल हो रहा है, जब तक स्विच का भी एक सिंटैक्स लिख लेते हैं। डेव तो इफ का भी दे सकते हैं टेम्पलेट है। हाँ, इफ पे भी टेम्पलेट लगा सकते हैं। डायनेमिक कंट्रोल जब पढ़ेंगे उसमें टेम्पलेट बहुत ज़्यादा आएगा। तो अभी यहाँ पे अदर आया था और तुरंत में एंगुलर भी आ गया। बेसिकली माउस मूव पे जो लिखा हुआ है ना, इस पे गए तो अदर अदर अदर, और जैसे ही एंगुलर वाले पे गए एंगुलर 10 चल रहा है। मतलब कभी इफ वाला टेम्पलेट चल रहा है और एल्स वाला टेम्पलेट चल रहा है। तो बेसिकली एनजी इफ जब यूज़ करते हैं वो भी इंटरनली टेम्पलेट ही बनाता है। तो एंगुलर 10 जो दिख रहा होगा वो भी इंटरनली एनजी टेम्पलेट की मदद से ही दिख रहा है, और डायरेक्ट हम लोग एनजी टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो एनजी इफ का ये चल रहा था। एनजी स्विच का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, डिव और एनजी स्विच। पूरा सिंटेक्स अपने आप आ गया, तो ठीक है, इसी को यूज़ कर लेते हैं क्विकली। एनजी स्विच, अब सिलेक्टेड से नेम को भी पास कर सकते थे या फिर सेल भी था। इस बार हम सेल को पास कर रहे हैं। सेल और केस बना ले रहे हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी एरे है, ऑब्जेक्ट है, उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो जेएस के केस में यहाँ पे एक टैग कुछ भी डाल देते हैं, ज़्यादा कम है फिलहाल के लिए। तो जावा स्क्रिप्ट, ये डिफ़ॉल्ट का केस है तो डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं, इसको कॉपी पेस्ट पेस्ट। 4 केस था टोटल हमारा, तो 3 को कंडीशनल बनाते हैं और एक को डिफ़ॉल्ट रखते हैं। ये 6 और एक था हमारा एनजी। और एक और प्रॉब्लम है, जो वैल्यू दे रहे हैं वो सिंगल कोड में होना चाहिए, अदरवाइज उसको वेरिएबल समझ लेगा, टीएस कोड में ढूंढेगा। सिंगल कोड ये जावा स्क्रिप्ट हो गया, इसका डबल कोड छट गया था। ये हमारा एकमा स्क्रिप्ट 2015, ये एंगुलर, और अदर का केस आएगा तो टाइप स्क्रिप्ट। बस, तो सिंटैक्स है। लाइन नंबर 48 पे डिव देना जरूरी है। नहीं, वो गलत सिंटैक्स हो गया है, देना जरूरी नहीं। तो ये हो गया। अब ये करेगा कैसे? तो जैसे स्विच केस हमारा काम करता है जावा स्क्रिप्ट में, टाइप स्क्रिप्ट में या बाकी लैंग्वेजेस में, बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, लेकिन हमें टीएस फाइल में ना लिख के डायरेक्ट हम इसको एचटीएमएल पे लिख सकते हैं। तो ये इसका एक बेनिफिट है। तो एक ये ज़्यादा हो गया था, इसको बाद में हटाएंगे, नहीं तो फिर कंपाइल करने लगेगा। तो ये एक माई स्क्रिप्ट 5 दे रहा था, चूँकि बाई डिफ़ॉल्ट हमारा ये 6 था ड्रॉप डाउन में। अब अगर ड्रॉप डाउन को चेंज करे yes, तो वो टाइप स्क्रिप्ट चला गया, एनजी एंगुलर पे चला गया, और जावा स्क्रिप्ट करेंगे तो जावा स्क्रिप्ट पे। तो इस टाइप से हम लोग एनजी स्विच को भी यूज़ कर सकते हैं, एनजी इफ को भी यूज़ कर लिए, एनजी फॉर। ये 3 जो है वो कॉमन डायरेक्टरी है। इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो हमारा एनजी फॉर है या फिर एनजी इफ है। एल्स भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे कम ही यूज़ करते हैं लोग, 2 एनजी इफ यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हम एल्स भी यूज़ कर सकते हैं, और एनजी स्विच भी यूज़ किया जा सकता है। एनजी टेम्पलेट जो है ये बहुत ज़्यादा होगा। एनजी आउटलेट भी होता है, एनजी कंटेनर भी होता है। तो ये सारे को यूज़ करके डायनेमिक कंपोनेंट बनाया जाता है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। डायनेमिक कंपोनेंट या पाइप जो हम लोग यूज़ किए जेसन, उस तरह से हम लोग अपना पाइप भी बना सकते हैं, या एक असिंक पाइप भी होता है, तो असिंक पाइप यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जर्वेबल के केस में होता है वो यूज़। तो कल का जो सेशन होगा उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। बेसिकली बैकएंड से डेटा लाना है, लेकिन बैकएंड से डेटा लाने के लिए एंगुलर में HTTP क्लाइंट मॉड्यूल है, लेकिन उससे पहले जो बेस कंसेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कॉलबैक क्या होता है? कॉलबैक आज भी यूज़ करते हैं, लेकिन कॉलबैक में एक प्रॉब्लम आता था, कॉलबैक फेल का इशू आता था, जिसके कारण प्रॉमिस आया था। तो प्रॉमिस यूज़ करेंगे, कॉलबैक को सिंप्लीफाई किया था, और प्रॉमिस जो है, प्रॉमिस को और सिंप्लीफाई कर दिया गया है अवेट और असिंक की मदद से, तो उसको यूज़ करेंगे। या फिर एंगुलर में एक नया ही कंसेप्ट यूज़ होता है जिसको ऑब्जर्वेबल कहा जाता है। तो बैकएंड से जब भी डेटा फेच करते हैं हम एंगुलर में, तो बैकग्राउंड में ऑब्जर्वेबल यूज़ होता है। तो ऑब्जर्वेबल कैसे यूज़ करेंगे, ये सारा चीज़, यानी कल के डेट में बैकएंड से डेटा लाने वाले हैं। बैकएंड से डेटा लाने से पहले हम लोग देखेंगे कि प्रॉमिस क्या है, ऑब्जर्वेबल क्या है, कॉलबैक क्या है, कॉलबैक में क्या प्रॉब्लम था जिसके कारण प्रॉमिस आया, प्रॉमिस में क्या प्रॉब्लम था जिसके कारण ऑब्जर्वेबल आया, या प्रॉमिस को कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है
अवेट या असिंक कीवर्ड को यूज़ कर सके। तो ये सारा चीज़ हम लोग कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।